हेलो बच्चों, कैसे हो सब। चलो आज देखो, मैंने थोड़ा बहुत चेंज किया है सेटअप में और ऐसा किया है ताकि जो मेरा बोर्ड है काफी बड़ा दिखे। और मुझे लगता है काफी बड़ा दिख रहा है, एंगल सही है। और देखते हैं कि इसका वीडियो कैसे बनता है, कितना अच्छा बनता है। ठीक है ना। हम लोग जो मैंने टॉपिक लिखा है सर्किट एनालिसिस, कौन सा सर्किट, कैपेसिटर, क्योंकि हम लोग अब भी कैपेसिटर पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो हम लोगों ने जो देखा था वो था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, उसमें हम लोग देखे थे कैसे कैपेसिटर को हम लोग जोड़ सकते हैं सीरीज एंड पैरेलल। ठीक। और फिर हम लोगों ने देखा था कि सीरीज और पैरेलल में, सीरीज में कौन सा चीज कांस्टेंट रहता है, कौन सा चीज चेंज हो रहा है, पैरेलल में कौन सा चीज कांस्टेंट रहता है, कौन सा चीज चेंज हो रहा है। और उससे हम लोगों ने देखा कि अगर सीरीज में कुछ कैपेसिटर्स हैं, उन सब कैपेसिटर को अगर रिप्लेस करके एक कैपेसिटर में अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। हम लोगों ने वो फॉर्मूला का डिराइवेशन देखा है। नेक्स्ट, सिमिलरली पैरेलल कनेक्शंस में कैपेसिटर को रिप्लेस करके इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। और जो हम लोगों ने देखा था सीरीज के लिए, हम लोगों ने देखा था कि इक्विवेलेंट, सीरीज के लिए हम लोगों ने देखा था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अगर तीन कैपेसिटर है C1 C2 C3 तो 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, अगर तीन है तो। पैरेलल में क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा कि C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये चीज हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख चुके हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं हम लोगों का कि कैसे सर्किट को एनालाइज करेंगे। कुछ चीजें, छोटा छोटा चीजें देखेंगे हम लोग आज, बहुत बड़ा कुछ नहीं देखेंगे। ध्यान से देखो। ठीक, हम लोगों ने देखा था, पहले सीरीज वाला लेते हैं, पहले सीरीज वाला लेते हैं कि दो कैपेसिटर हैं, मान लो दो कैपेसिटर, ये C1 और ये C2, और दिस इज कनेक्टेड टू ए पोटेंशियल डिफरेंस V। तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि इसमें क्या हो रहा है, इन दो कैपेसिटर में मेरा चार्ज जो जाएगा Q, वही Q यहां पे भी आएगा, ये Q यहां पे भी आएगा। बट इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये दोनों अलग हुआ। तो ऐसे तो हम लोग निकाल सकते हैं पूरा इक्विवेलेंट निकाल के, कैसे पोटेंशियल निकालना, लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम देखा था। मगर कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला अगर हो गया तो अच्छा होगा मेरे लिए, आसान होगा मेरे लिए। तो कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला का हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। मुझे ये पता है कि चार्ज दोनों का सेम है ना। अगर इसका है C1 V1 तो इसका है C2 V2, चार्ज दोनों का सेम है। ठीक। अच्छा, अब देखो, तो V1 को मैं क्या लिख सकता हूं, C2 V2 बाई C1, ऐसा लिख सकता हूं या नहीं, मार्क इट 1। और मुझे यह पता है कि पोटेंशियल दोनों में जो पोटेंशियल गया है इट इज इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल। ये सीरीज के लिए मैं बता रहा हूं। तो अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस और ये V1 को मैं रिप्लेस कर दिया हूं C2 बाई C1 V2 प्लस V2। तुम देखोगे V2 को कॉमन ले सकता हूं मैं, V2 को अगर कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा C2 बाई C1 प्लस 1। ठीक, तो ये V2 हो गया और ये C1 हो गया, तो ये हो गया C2 प्लस C1, C2 प्लस C1। ठीक, अब देखो इसको मैं ऊपर यहां लिखता हूं, तो मेरा V इक्वल टू आया V2 इंटू क्या आया C1 प्लस C2 या फिर C2 प्लस C1, दोनों बात एक ही है, और नीचे आया C1। तो मुझे V2 चाहिए। V2 क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा C1 बाई C1 प्लस C2 इंटू V। देखो तुमको दिया रहेगा क्या क्या, तुमको टोटल पोटेंशियल दिया है और ये कैपेसिटेंस दिया है। तो मुझे
चार्ज निकाल के सेपरेट करके, जो लास्ट टाइम प्रॉब्लम में हम लोगों ने सॉल्व किया था, अगर मैं वैसा देखने जाऊं तो काफी बड़ा प्रोसेस पड़ता है। मगर मैं अगर ये निकालूं, ये डिवाइड रूल, तो यहां से क्या हो जाएगा, मेरा आसान हो जाएगा, डायरेक्टली इसका पोटेंशियल V2 का पोटेंशियल निकाल सकता हूं, जो कि हो जाएगा कैपेसिटेंस का ही कॉम्बिनेशन। देखो C1, जब मैं V2 निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, V2, तब ऊपर में है C1 और नीचे नीचे तो C1 प्लस C2 दोनों को ऐड कर दिया, ठीक। और दिस इज मल्टीप्लाइड बाय टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल जो कि तुमको दिया रहेगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में अगर मैं V2 को रिप्लेस V1 को रिप्लेस नहीं करके V2 को रिप्लेस करता, तो ये C1 बाई C2 और V1 होता और ये V2 होता, ठीक। और मैं यहां पे क्या करता, थोड़ा थोड़ा चेंजेस, तो यहाँ पे V1 तो V1 रहता और V2 को क्या लिखता, C1 बाई C2 V1, तो यहाँ पे V1 होता और फिर ये नीचे C2 और ये हो जाता C1 प्लस C2, ठीक। और फिर इंटू, हाँ, ये हो जाता V, तो V1 क्या हो जाता, V1 हो जाता, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, V1 हो जाता है C2 C1 प्लस C2 इंटू V। देखो, जब V2 पोटेंशियल निकालना था, ऊपर में C1 आया था, जब V1 निकालना है, ऊपर में C2 आया, नीचे वाला टर्म सेम है, अब मल्टीप्लाइड बाय टोटल पोटेंशियल, तो डायरेक्टली मैं पोटेंशियल निकाल सकता हूं विद दिस फॉर्मूला। याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना है तुमको, याद रखने से थोड़ा इजी हो जाएगा, कुछ कैलकुलेशन से बच जाओगे तुम, और कुछ नहीं है। अब तुम बोलोगे कि क्या क्या उस प्रोसेस में जाएंगे तो सर लेंथी प्रोसेस होगा, मगर मेरे को कॉन्सेप्ट याद रहेगा, ये तो फॉर्मूला याद रखना है। हाँ, उसमें भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये होगा तो थोड़ा जल्दी होगा। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक। अब देखो, अब है पैरेलल कॉम्बिनेशन का केस। पैरेलल में क्या हो रहा है, पैरेलल में तो ये चीज तुमको पता है कि ये C1 तो रहेगा ही और ये C2, ठीक। प्रॉब्लम पैरेलल में पोटेंशियल तो सेम ही रहता है, पोटेंशियल में कोई ब्रेक नहीं, बट ये अगर Q चार्ज है तो इसमें जाएगा Q2, इसमें जाएगा Q1, मगर ये Q1 Q2 का वैल्यू कितना है, फिर से अगर पूरा प्रोसेस में जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। क्या मैं कुछ आसान तरीका कर सकता हूं? हाँ, कर सकते हैं, क्यों नहीं। पहला बात, मुझे ये पता है कि Q has been divided into two charges, Q1 एंड Q2, पहला बात। और क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस दिस क्या होता है, सेम। मुझे पता है Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू Q बाई C, है ना। तो हम लोग अगर V1 का बात करें तो ये हो जाएगा Q1 बाय C1, और V2 का बात करें तो Q2 बाय C2। बट तुमको ये पता है कि V1 इक्वल टू V2 इन दिस केस, बिकॉज दे आर पैरेलली कनेक्टेड। अगर ऐसा बात है तो मैं यहां लिख सकता हूं कि Q1 बाय C1 इक्वल टू Q2 बाय C2। तो यहां से मैं Q2 को रख दिया, तो ये हो जाएगा C2 बाई C1 इंटू Q1। चलो यहां पुट करते हैं, ठीक। Q रख दिया, Q1 के जगह पे Q1 रहेगा, Q2 के जगह पे C2 बाई C1 Q1, ठीक है। तो ये Q हो गया और ये Q1 को कॉमन ले लिया, ये C1 होगा और ऊपर में ये C1 प्लस C2, तो मेरा Q1 हो जाएगा C1 प्लस C2 इंटू Q। देखो, जब मैं Q1 निकाला तो ऊपर C1, बट पोटेंशियल के केस में क्या हुआ था, उल्टा। जब मैं Q2 निकालू तो ऊपर में C2, नीचे तो सेम ही रहेगा और ये टोटल चार्ज ही होगा, है ना। तो आसान हो गया चार्जेस निकालना। ज्यादातर ये फॉर्मूला काफी यूज होता है, बिकॉज ये 1 फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूला, ये दोनों यूज होता है, बिकॉज ये काफी टाइम चार्जेस निकालने देते हैं हम लोगों को क्वेश्चन में।
क्या देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, कोई डाउट है इसमें, है ना? तुम एक चीज देखो, V और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड Q and C directly proportional. Just mathematically, V and C inversely proportional, Q and C directly proportional. Directly proportional है इसलिए Q1 ऊपर है तो ऊपर C1 है, नीचे तो सेम ही रहेगा, और Q2 जब है तो C2 है। बट पोटेंशियल के केस में क्या हो जाता है, V1 हो गया तो ऊपर C2, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये C1 C2 ये मैथमेटिकली आ जाता है, बट कोई ऐसा रूल नहीं है। मैं बस तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूं ताकि याद रहे तुमको। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये 1 तो ये 2 होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये 1 तो ये 1 ही रहेगा, याद रखने के लिए। और याद रखने के लिए, फॉर्मूला को याद रखने के लिए मैंने थोड़ा बताया तुमको ट्रिक। क्लियर? अच्छा, ये तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, एक एप्लीकेशन अगर मैं देखूं, मान लो ये 2 माइक्रोफेराड, ये 3 माइक्रोफेराड, और मान लो यहाँ पे 1 माइक्रोफेराड, और मान लो यहाँ पे 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। फाइंड द चार्जेस इन ईच ऑफ द कैपेसिटर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, फाइंड द चार्जेस, फाइंड द चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर। फाइंड द चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर, ये निकालना है तुम्हें। कैसे निकालोगे? अच्छा, टोटल चार्ज अगर मैं जानता हूं तो मैं बहुत कुछ निकाल सकता हूं। पहले से ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक, तो पैरेलल होगा तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। अच्छा, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 माइक्रोफेराड और ये भी 3 माइक्रोफेराड, बिकॉज पैरेलल कनेक्शन में हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। 1 + 2 = 3, ठीक, 3 हो गया। अच्छा, अब इसमें जितना चार्ज जाएगा उसमें भी उतना ही चार्ज जाएगा, ये पता है मुझे सीरीज के लिए। तो टोटल चार्ज कितना जाएगा? पहले तो ये दोनों पैरेलल है तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? C इक्विवेलेंट तुमको पता है कि 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। जब दो कैपेसिटर हो ना, बहुत आसान होता है फॉर्मूला, तुम देख लो एक बार, ठीक, ये हो जाता है C1 C2 C1 प्लस C2। तो हर बार तुमको अगर C इक्विवेलेंट निकालना है तो C1 C2 C1 प्लस C2 डायरेक्ट करो तो हो जाएगा। तो ये 3 into 3 डिवाइडेड बाय 3 + 3 मतलब 6, है ना? तो ये 3 2 मतलब 3/2, 3/2। तो मेरा C इक्विवेलेंट आ गया 3/2। चार्ज क्या है? Q = CV। तो ये टोटल चार्ज, टोटल पोटेंशियल, तो टोटल चार्ज, टोटल कैपेसिटेंस हो गया 3/2, टोटल पोटेंशियल इज 10, तो ये हो गया 15 माइक्रोकूलम, बिकॉज ये माइक्रोफेराड में है और ये वोल्ट है, तो मेरा 15 माइक्रोकूलम हो जाएगा। मतलब इसमें 15 माइक्रोकूलम जाएगा, इसमें भी 15 माइक्रोकूलम जाएगा। बट अब देखो, जब यहां पे आया 15 माइक्रोकूलम, तो ये 15 माइक्रोकूलम यहां और यहां डिवाइड हो गया। यहां से जो निकला है, यहां से ये वो जितना चार्ज यहां जाएगा, देखो फिर से ध्यान, 15 माइक्रोकूलम आया तो ये डिवाइड होगा कुछ एक में। मान लो मैं बोल रहा हूं कि 7 और 8 में डिवाइड हुआ, मान लो ऐसा नहीं हुआ, मैं देख लूंगा। 7 और 8 में डिवाइड होगा तो 7 इधर आ जाएगा, फिर 8 इधर आ जाएगा, ये दोनों जगह पे 7 और 8 आके इधर फिर से 15 चला जाएगा, ठीक। मतलब यहां पे तो 15 होगा, ये श्योर हो गया, मगर यहां पे 15 माइक्रोकूलम। अगर मुझे पूछा है व्हाट इज द चार्जेस, यहां पे अगर मैं इसको C1 लेता हूं, इसको C2 लेता हूं, इसको C3 लेता हूं, ठीक है ना, और
तब मुझे ये वाला नहीं, ये तो अलग ही है, ठीक है। तो मुझे ये पता चल गया कि C3 में चार्जेस मेरे को निकल गया, बट C1 एंड C2 में चार्जेस कैसे निकालेंगे? तो C1 C2 में कैसे चार्ज निकालेंगे? मुझे पता है चार्ज ऑन Q1 इज C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज, ठीक। तो इसमें निकालूंगा तो ऊपर में 1, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 2 मतलब 3, और टोटल चार्ज इज 15, तो ये हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम, इसमें आ जाएगा 5 माइक्रोकूलम। व्हाट इज Q2 का चार्ज? Q2 में ऊपर में आ जाएगा क्या? 2, नीचे आ जाएगा 3, है ना, तो 3 और ये हो जाएगा 15, 3 5, है ना, तो ये 10 माइक्रोकूलम। ऑब्वियसली इसका कैपेसिटेंस ज्यादा है तो उसमें ज्यादा कैपेसिटी चार्जेस होल्ड होंगे, इसका कैपेसिटेंस कम है तो उसमें कम चार्जेस होंगे। क्या देखो डायरेक्टली फॉर्मूला से मैं Q1 Q2 और मेरा Q3 भी निकल गया। ये है एप्लीकेशन। मैं कैसे इस फॉर्मूला को यूज करूंगा ताकि मैं आसानी से निकाल पाऊं, देख लो एक बार, है ना। तो प्रॉब्लम्स उतना डिफिकल्ट अभी तक किया नहीं है, एक्चुअली डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं कि नहीं है, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स में हम लोग देखेंगे, उसके लिए अलग अलग मेथड होगा, अलग अलग मेथड सीखेंगे, ठीक। हम लोग एक चीज डिस्कस कर लेते हैं, अभी अभी जो चीज मैंने डिस्कस किया, कुछ कुछ चीजें मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है। जैसे कि किरचॉफ्स लॉ, हालांकि उन्होंने अलग अलग कुछ लॉ नहीं दिया है, उन्होंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए दिया है, वो कैपेसिटर के लिए भी यूज होगा, सबके लिए होगा। तो ये किरचॉफ्स लॉ हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, यहां पे भी पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं, क्या क्या बोला है वो हम लोग देखेंगे। 2 है, 1 और 2 पढ़ेंगे हम लोग। और अब पहले तो ये उन्होंने बताया क्या है कि द नेट पोटेंशियल ड्रॉप across a closed loop, the net potential drop across all the current element in a closed loop is equal to 0। फिर से, या तो फिर the sum of all the potential drop dash gain भी हो सकता है, ड्रॉप भी हो सकता है, across current element in one closed loop of a circuit is equal to 0। जो बोल रहा हूं वो समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, मैं अब जब मतलब डायग्राम से बताऊंगा तो अच्छी तरह समझ में आएगा। तो सेकेंड वाला जो है वो है the net charge flowing into a junction is equal to net charge coming out of that junction। या फिर हम लोग बोल सकते हैं there is no accumulation of charge at the junction। there are many ways I can interpret it, but मुझे समझना है, मैं करंट लॉ जब पढ़ाऊंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो मैं पूरा स्टेटमेंट के हिसाब से दूंगा, फिर भी यहां पे बता रहा हूं, ध्यान से सुनो कि मान लो यहां पे कैपेसिटर, अच्छा करंट ड्रॉप और गेन का बात जो बोला उसको पहले देख लेता हूं कि क्या ड्रॉप है क्या गेन है, किसको हम लोग ड्रॉप बोलेंगे किसको गेन बोलेंगे। तो बैटरी के साथ शुरुआत कर रहे हैं और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो कि गेन, पोटेंशियल गेन और पोटेंशियल गेन और पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा ये क्रॉस ए बैटरी। मान लो एक बैटरी है, ये सीधा लाइन तो हो जाए बेटा, ये प्लस है ये माइनस है। तो जब प्लस प्लेट का बात करते हैं, बड़ा वाला हायर पोटेंशियल, उसको हम लोग मतलब इसको बड़ा प्लेट को हम लोग हायर पोटेंशियल एंड लोअर, छोटा प्लेट को हम लोग लोअर पोटेंशियल मानते हैं। मान लो ये पॉइंट है, यहाँ पे ए है और ये बी है, तो ये साइड हायर पोटेंशियल, ये साइड लोअर पोटेंशियल। अगर तुम यहां से इधर जाओगे
तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल गया ना तुम, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल गया। जब तुम ए से बी जाओगे, मतलब ए टू बी जब जा रहे हो, तो तुम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव कर रहे हो, तो तुम्हारा पोटेंशियल घटा या बढ़ा? घटा। तुम्हारा पोटेंशियल घटा ऑब्वियसली। तुम यहां पे थे जो कि हायर पोटेंशियल साइड है, और ये लोअर पोटेंशियल साइड है, और तुम ए से बी गया तो तुम्हारा पोटेंशियल घटा। जो भी पोटेंशियल हुआ, मान लो ये अगर V दिया हुआ है, तो जो भी पोटेंशियल तुम्हारा ये यहां से यहां हायर से लोअर गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल ड्रॉप। और जब भी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, कम हुआ, उसको हम लोग सिंपलाइज करेंगे नेगेटिव साइन से, तो हम लोगे -V। ठीक है ना, मेरा पोटेंशियल यहां से यहां तक घटा। ठीक, मतलब अगर मैं बोलूं तो VB माइनस VA तो -V होगा, और VA माइनस VB तो +V होगा, बिकॉज VA हायर पोटेंशियल है। ठीक, अच्छा, ये लोअर पोटेंशियल माइनस हायर पोटेंशियल हुआ, बट हम लोग साइन जब इधर से इधर जाएंगे तो साइन हम लोग नेगेटिव लेंगे। ठीक, ये याद रखना, फिलहाल तो इतना ही याद रखना। अगर मैं B to A आता हूं, ये तो कहानी यहां पे खत्म हुआ। अगर मैं B to A आता हूं, B to A, तो हम लोग लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में आया, तो मेरा पोटेंशियल गेन हुआ, तो गेन होने से हम लोग पॉजिटिव देंगे। क्या देंगे? जो भी पोटेंशियल ड्रॉप ये हुआ, ये V का सिंबल मेरा पॉजिटिव होगा, V का सिंबल पॉजिटिव होगा। ठीक, समझ में आया? ठीक, अब हम लोग कैपेसिटर में जा रहे हैं। अच्छा, वही है, ऐसा कुछ खास नहीं है, तुमको समझ में आ रहा है। बस कैपेसिटर में दोनों सेम प्लेट है, बट मुझे ये देखना पड़ेगा कौन सा +Q और कौन सा -Q। तो ये साइड हायर पोटेंशियल, ये साइड लोअर पोटेंशियल। इधर से इधर गया तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो नेगेटिव लूंगा, और इधर से इधर आया, माइनस से प्लस में आया, तो मैं पॉजिटिव लूंगा। बहुत लोग बहुत अलग तरीके से भी लेते हैं। दिस इज द एक्चुअल प्रोसीजर, मगर ये मतलब ड्रॉप होने से नेगेटिव और गेन होने से पॉजिटिव, ये अगर इस्तेमाल करते हो तो ये एक्चुअल प्रोसीजर है सीखने का। बट तुम सर्किट को, जो मैंने किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करने के लिए ये ऐसा ही जाना है, ऐसा जरूरी नहीं है। और एक मतलब सोचने के लिए, थोड़ा आसान सोचने के लिए और भी तरीका है, बट जरूरत है क्या? मुझे लगता है यही समझ में आ गया तुमको। इतना डिफिकल्ट तो कुछ नहीं है, इससे भी आसान है, मगर क्या जरूरत है? मगर वो एक्चुअल प्रोसीजर नहीं, ये एक्चुअल प्रोसीजर है, तो गो एक्चुअल प्रोसीजर इतना डिफिकल्ट नहीं, तो गो बाय द एक्चुअल प्रोसीजर बेटा, है ना? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अगर मानो ऐसा मैंने कैपेसिटर्स लगाया, अरे यहां एक बैटरी लगाया और यहां एक बैटरी लगाया, ठीक, और ये सब कैपेसिटर है, दोनों का लेंथ सेम, और इसको V1, इसको V2 ले रहा हूं, कैपेसिटर C1, C2, C3। एक काम करता हूं, स्टार्टिंग में 2 बैटरी नहीं देता, स्टार्टिंग में एक बैटरी से करते हैं, बाद में कंफ्यूजन बढ़ेगा रे बेटा, नहीं तो ठीक है। एक काम करते हैं, और थोड़ा ये कर देता हूं कि इधर 2 कैपेसिटर दे दिया, हाँ, C1, C2, C3, C4, C5। हाँ, देखो क्या हो रहा है, किरचॉफ्स लॉ क्या बोला है? किरचॉफ्स लॉ बोला है, पहले तो ये जान लो, दीज आर ऑल करंट एलिमेंट्स, जो पोटेंशियल लेगा देगा जो भी हो,
वहां पे एनर्जी का यूज होगा, मतलब करंट एलिमेंट है ये। ठीक है, रेजिस्टेंस लेकर अभी डील नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो ये सब करंट एलिमेंट है, ये सब। ठीक, अब ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव, तो यहां पे जो प्लस मान लो क्यू चार्जेस आया। ठीक, तो ये इसको प्लस देगा, ये माइनस देगा। ये जो प्लस क्यू हुआ और ये माइनस क्यू होगा, और ये माइनस क्यू जो आया वो इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, मैंने बताया था ना। ठीक, वो तो एक्चुअल बताया था ना। हाँ, तो ये हम लोग ये आता है बोल के, इधर से अगर माइनस क्यू आया, इधर से मतलब यहां से कुछ चार्ज आया, यहां से कुछ चार्ज आया, दोनों मिलके माइनस क्यू हुआ। अगर यहां से नेगेटिव चार्जेस आया, यहां से नेगेटिव चार्जेस आया, तो ये पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा। ये बात समझ में आ रहा है? हाँ, एक तरीका ऐसा है सोचने का। और एक तरीका क्या है, तो क्यू चार्ज आया, ये क्यू किया, फिर क्यू इधर आया और क्यू डिवाइड हुआ, यहां पे चला गया Q3 और यहां चला गया Q2, जो C2 है मैं Q2 ले रहा हूं। ठीक, फिर Q2 इधर से क्रॉस करते हुए आएगा। ठीक, और यहां पे जो चार्ज देगा, यहां पे ये Q2 चार्ज ही होगा, बिकॉज और कहीं पे डिवाइड नहीं हुआ। Q2 इधर आएगा और इधर से Q3 आएगा। ठीक, और फिर यहां से Q आएगा और ये Q चार्ज होगा और यहां जाएगा। तो बोलोगे सर क्या बोल रहे आप, Q, Q2, Q3? सुनो, अब ध्यान से सुनो। Q चार्ज सप्लाई हुआ बैटरी से, सॉरी हिल रहा है। Q चार्ज सप्लाई हुआ बैटरी से, तो जैसे ही उसको दो पाथ मिला, तो वो दो पाथ में डिवाइड हो गया। किरचॉफ सेकंड लॉ यहां पे लग रहा है। क्या लग रहा है? ये जंक्शन है, जहां पे दो तीन लाइन मीट करेगा वही जंक्शन होगा, और ये जंक्शन पॉइंट पे कोई चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा। अगर यहां पे क्यू चार्ज आया है और कहीं से नहीं आया है, तो यहां पे जो चार्जेस जाएगा, इस मान लो यहां पे Q2 गया, यहां पे Q3 गया, तो दिस Q शुड बी Q2 प्लस Q3। कहीं पे यहां पे जमा, ऐसा नहीं कि Q यहां पे कुछ Q1 जमा हो गया और Q2 Q3 जमा कभी नहीं होगा। जितना जंक्शन में चार्ज आया उतना जंक्शन से निकल गया। ठीक, जितना जंक्शन में चार्ज आया उतना जंक्शन से चार्ज निकल गया। ये सेकेंड लॉ है। ठीक, अब ये Q2 आता जाएगा, क्योंकि कहीं और डिवीजन नहीं है तो Q2 यहां से फ्लो होगा, फिर Q2 यहां से आता जाएगा, कहीं और डिवीजन नहीं है तो आता जाएगा। यहां पे जंक्शन पे Q2 आ रहा है और यहां से Q3 जो आया था, Q2 इधर गया और Q3 इधर गया, तो ये Q3 जो इधर से आ रहा था, Q3 इधर आया, फिर से जंक्शन, इस जंक्शन में देखो यहां से Q3 आया, यहां से Q2 आया, और दोनों आ रहा है तो कहीं से तो जाना पड़ेगा ना, तो इधर से जा रहा है। अब मुझे पता है कि ये दोनों मिलके, मतलब नेट चार्ज आना शुड बी इक्वल टू नेट चार्ज जाना, मतलब ये कितना जाएगा, Q2 प्लस Q3 विच इज नथिंग बट Q। तो ये Q चार्ज आ गया, तो ये पॉजिटिव Q बनेगा और ये नेगेटिव, और ये देखो नेगेटिव प्लेट से भी कनेक्टेड है, तो यहाँ पे नेगेटिव बनना है माइनस Q, मतलब यहां वो प्लस Q भेजा, इधर वो माइनस Q भेजा, भेजना ही पड़ेगा। और एक चीज, जितना चार्जेस निकला था प्लस Q, उतना चार्जेस नेगेटिव भी निकलेगा, या तो फिर बोल सकते हैं जितना चार्जेस निकला था उतना चार्जेस आगे घुस गया, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो Q चार्जेस निकला था, इधर डिवाइड हुआ Q3 Q2 में, फिर जोड़ा Q2 Q3 में, फिर एक Q आके घुस गया। ठीक, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये माइनस माइनस को हम लोग इंड्यूस मान लेंगे, ये प्लस Q हुआ तो ये माइनस इंड्यूस हुआ, यहां पे प्लस Q3 आया, यहां पे प्लस Q2 आया, तो ये होगा माइनस Q2, और यहां पे प्लस Q2 हुआ तो ये हो जाएगा माइनस Q2, और यहां पे प्लस Q हुआ तो ये माइनस Q इंड्यूस हो गया। अच्छा, यहां तक समझ में आया मेरे को? क्या समझ में आया? किरचॉफ सेकंड लॉ तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। यहां से फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ के लिए पहले तो समझो लूप क्या है। एक क्लोज्ड सर्किट को हम लोग लूप बोलेंगे।
यहां से स्टार्ट किया, मान लो ऐसे घूमते हुए अगर आ गया तो 1 क्लोज्ड, ये एक क्लोज हो गया, ये एक क्लोज हो गया। यहां पे इसी सर्किट में 3 लूप हो गया। मैं नाम दूं ए बी सी डी ई एफ, मतलब ए बी ई एफ ए एक लूप है, ए बी सी डी ई एफ ए एक लूप है, बी सी डी ई बी एक लूप है, 3 लूप हो गया मेरा। और अब किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या बोला है? बोला है द नेट पोटेंशियल ड्रॉप और गेन इन ए current element or across a current element in a closed loop should be equal to 0। फिर से बता रहा हूं, the sum of, मान लो यहां पे V1 हुआ, यहां पे V3 हुआ, यहां पे V हुआ, जो भी हो, V2 हुआ, जो भी हुआ। V1 दिया था क्या मैंने? नहीं चाहिए, V दे रहा हूं, और वो ड्रॉ किया था इसलिए इसको V1 दे दिया था, ठीक है। द व्हाटएवर द पोटेंशियल ड्रॉप हियर, मान लो ये वाला लूप ले रहा हूं मैं, the net potential drop or gain across all the current element, the net मतलब the sum of all the potential drop or gain across all the current element in a closed loop should be equal to 0। यही बोल रहा है, मतलब इसका पोटेंशियल ड्रॉप और गेन, 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 सब मिला के सब टोटल पोटेंशियल इक्वल टू 0 होना चाहिए एक लूप में। मैं ड्रॉप और गेन क्यों बोल रहा हूं? मुझे नहीं पता मैं कैसे मूव करूंगा, ऐसे भी मूव कर सकता हूं, ऐसे भी मूव कर सकता हूं, बट आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर वही रहेगा, ठीक है ना। बट जब मैं उल्टा जाऊंगा और जब मैं ऐसा जाऊंगा, एक बार मैं क्लॉकवाइज जा सकता हूं या फिर एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में साइन देखना अलग अलग आएगा, बट अल्टीमेट आंसर सेम आएगा। तो ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है जो बोलता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, नोट इट डाउन, the net sum of all the potential drop across all the current element in a closed loop should be equal to 0, that's all। second वाला क्या बोला? the net charge in a junction should be equal to 0, या तो फिर the charge coming to a junction should be equal to the net charge going out of the junction, ये भी बोल सकते हैं। तो ये किरचॉफ्स 2 लॉ है जो मैंने बताया है। अब देखो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन में क्या लिखता हूं। अब देखो मुझे बोला है कि चार्जेस निकालो। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस का यहां से मेरे को ना पता चल रहा है कि ये सीरीज में है या पैरेलल या सीरीज, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सबका पोटेंशियल अलग अलग है। हम लोगों को अगर सिंपल सर्किट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो जाता है कि ये इसके साथ पैरेलल है या नहीं है, पैरेलल होने के लिए इसका पोटेंशियल सेम होना पड़ेगा, मगर ये और ये पोटेंशियल सेम मेरे को लग नहीं रहा है, बिकॉज इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो BF माइनस VF माइनस VE है, और इसके अक्रॉस में पोटेंशियल जो ड्रॉप है VA माइनस VB है। हो सकता है कि पोटेंशियल एक हो जाए, बट इस केस में नहीं है, तो ये दोनों पैरेलल होगा जरूरी नहीं, मगर देखने से लग रहा है पैरेलल है, ठीक। तो सबका अलग अलग है, तो मुझे ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्टली देखने से पता नहीं चलता है, हम लोग किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। और भी मेथड है आसान मैं बताऊंगा, बट किरचॉफ्स लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। और कुछ एंट्रेंस क्वेश्चंस के लिए भी हम लोग किरचॉफ्स लॉ यूज कर सकते हैं, बट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम देखोगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अच्छा चलो, लेट अस कंसीडर द लूप ABEF A। तो मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं, मतलब अगर ABEFA लिखा हो तो क्लॉकवाइज जा रहा हूं, अगर मैं लिखता AFEBA तो मैं एंटी क्लॉकवाइज जाता, हाँ या ना? हाँ। अब देखो यहां से यहां गया तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो मैं पोटेंशियल ड्रॉप लिखूंगा, इसका मान लो जो भी पोटेंशियल है, बट मुझे चार्जेस पता है, देखो पता है ना, मैंने जो एज्यूम किया है वो वाला पता है, मुझे पता है V इक्वल टू क्या होता है, Q/C होता है ना, V इक्वल टू Q/C। तो अगर मैं इसका पोटेंशियल ड्रॉप का बात करूं तो ये हो जाएगा -Q/C1, फिर आया, फिर से ड्रॉप हुआ, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहा हो तो -Q3/C3। यहां पे देखो C1 C3 सब दिया रहेगा तुमको, C1 C2 C3 C4, वो चार्जेस दिया नहीं है, पोटेंशियल दिया रहेगा। फिर यहां आया
Q by C5, थोड़ा नीचे लिखता हूं जगह फिर से, क्या लिखा था, माइनस Q by C1 माइनस Q3 by C3 माइनस Q by C5, फिर यहां आया, यहां से फिर यहां जाऊंगा ना, तो ये लोअर पोटेंशियल, ये हाफ पोटेंशियल, तो मेरा पोटेंशियल गेन हुआ, तो मैं प्लस V लिखूंगा इक्वल टू 0। टोटल हो गया, जहां A से स्टार्ट किया था A पे वापस आ गया, तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू 0। तो मैं लिख सकता हूं V इज इक्वल टू Q by C1 प्लस Q3 by C3 प्लस Q by C5। एक इक्वेशन लिख सकता हूं मैं, पहला इक्वेशन, ठीक। अब और एक इक्वेशन लिखता हूं मैं, मान लो मैं लूप लेता हूं, बड़ा वाला लूप लेता हूं इस बार, चलो A B C D E F A, बड़ा वाला लूप लिया। माइंडेड दो लाइन में आएगा, एक जगह पे तो जगह खत्म, जगह नहीं होगा, तो ए से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ऐसे आ रहा हूं, तो मेरा पहला आया माइनस Q बाई C1 और ये Q2 है, तो ये हो जाएगा फिर से हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहा है, माइनस Q2 बाई C2, फिर आया ये, फिर से आया माइनस Q2 बाई C4, फिर आया, फिर ड्रॉप हो रहा है माइनस Q बाई C5, फिर आया लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल प्लस V इक्वल टू 0। तो मैं लिख सकता हूं V इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q2 बाई C2 प्लस Q2 बाई C4 प्लस Q बाई C5। तो ये हो गया। मेरा वेरिएबल कितना है चार्जेस का, Q मेरे को नहीं पता, बट Q2 मेरे को नहीं पता, Q3 मेरे को नहीं पता। ये तीन वेरिएबल है मेरे लिए, दो इक्वेशन बन गया, तीन वेरिएबल तो तीन इक्वेशन चाहिए, तो तीन इक्वेशन मतलब और एक इक्वेशन क्या बिठा सकता हूं, Q इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3 मैंने यहां पे लिया है, ऐसे Q1 प्लस Q1 और Q2 भी ले सकता था, यहां पे Q1 एंड Q2 ले सकता था, मैंने Q2 Q3 लिया, जो भी है। तो मेरा तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, आसानी से साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करो और निकालो, खत्म। हाँ, ये मैथमेटिक्स है। यहां पे तुम बोलोगे सर ये मैथमेटिक्स करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा, इसीलिए तुमको मैथमेटिक्स में थोड़ा अच्छा होना है रे, फिजिक्स पढ़ना है। अच्छा, मैं बताया था कि उल्टा जाने से भी सेम आएगा आंसर, ऐसा मेरा ये आया था, उल्टा जा रहा हूं, चलो उल्टा जाता हूं, तो A F E B A, चलो उल्टा जाता हूं इस बार, यही आंसर आने का बात है, ठीक। उल्टा जाऊंगा, A F E B A, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, देखो इधर से इधर हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल माइनस V, फिर लोअर पोटेंशियल टू हायर प्लस Q बाई C5, फिर लोअर टू हायर प्लस Q3 बाई C3, फिर लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल प्लस Q बाई C1 इक्वल टू 0। ए पे आ गया तो 0 हो जाएगा, ठीक। ये F पॉइंट है, ये अलग है, ठीक। तुम देखो V को उधर ले लो, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q बाई C5 प्लस Q3 बाई C3 प्लस Q बाई C1 इक्वल हो गया, V इज इक्वल टू Q बाई C1 है, हाँ Q बाई C1, Q3 बाई C3, Q3 बाई C3, Q बाई C5, Q बाई C5, दोनों सेम है। क्लॉकवाइज जाओ या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किरचॉफ्स लॉ बता रहा हूं मैं, एक्सप्लेनेशन दिया हूं इस डायग्राम के साथ, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, मगर जो स्टार्टिंग से एक साथ देखेगा डायग्राम को, उसको गड़बड़ नहीं लगेगा, ठीक है ना। और जैसे मैं डायग्राम जब स्टार्ट किया, खुद भी स्टार्ट करते जाओ तो गड़बड़ नहीं लगेगा, और धीरे धीरे पॉज करते हुए इसको उतारते जाओ। इज दैट क्लियर? तो आज के लिए सर्किट एनालिसिस का ये जो चीज दो पढ़ाया और पहले का एप्लीकेशन बताया, ये आज के लिए यहीं पे मैं खत्म कर रहा हूं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।